नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इतिहास विषय की इस क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने इतिहास विषय जो है राजस्थान का इतिहास चल रहा था, उसमें अपनी कालीबंगा सभ्यता जो है वो चल रही थी। अलग अलग जो स्थल है उनके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने कालीबंगा स्थल चल रहा था। जिसमें अपने कालीबंगा स्थल के बारे में मैंने जो भी बेसिक जानकारी थी वो आपको बताई थी। तो आज अपने उसमें सबसे पहले तो कालीबंगा स्थल में कुछ एक अपने फोटो देखेंगे भी, वो स्थल कैसा है, खुदाई के बाद में जो है कैसा दिखता है। तो चलो सबसे पहले अपने वो फोटो ही देखते हैं। तो दोस्तों, अपने देखो इसके अंदर जो है कि अपने ये इन फोटो के माध्यम से अपने जो है देखेंगे कि ये देखो ये कालीबंगा स्थल है। तो ये जो कालीबंगा स्थल है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से जो है नालियां हैं, उस नालियों के आपको अवशेष मिले हैं कालीबंगा स्थल के अंदर। किस तरह से ये जो है जल निकासी प्रणाली जो है, जल निकासी प्रणाली जो है, उस जल निकासी प्रणाली जो है उसके अवशेष हमें यहाँ पर मिले हैं। तो कालीबंगा स्थल से हमें इस तरह के जो जल निकासी प्रणाली के जो अवशेष हमें मिले हैं भी, किस तरह से ये नालियां जो है इस सभ्यता में बनी हुई मिली है। तो यहाँ पर ये आपको नालियों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कालीबंगा स्थल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, कि ये जो स्थल है ये कालीबंगा स्थल है। और ये देखो इस तरह से आपको कालीबंगा स्थल दिखाई दे रहा है, किस तरह से इसकी जो है कालीबंगा की खुदाई की गई है, किस तरह से अपने यहाँ पर जो है मकानों घरों के अवशेष जो है अपने को यहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं। इस तरह से जो है कालीबंगा स्थल जो है आपको प्राप्त हुआ है। तो ये भी कौन सा स्थल हो जाएगा? कालीबंगा स्थल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा से क्या मिला है, सिलबटा मिला है। क्या मिला है? सिलबटा मिला है। तो आपको देखो किस तरह से ये जो है सिलबटे के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सिलबटा है, इस तरह से होता था, मतलब इसमें कुछ चीजें आपके रख दी जाती थी और ये जो ऊपर पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर के माध्यम से जो है उस सिलबटे को जो है इस पत्थर के माध्यम से जो है कोई भी वस्तु, जो भी चीज इसके अंदर होती थी, जैसे मिर्च मसाले होते थे, उसको क्या है रगड़ा जाता था इस सिलबटे के माध्यम से। और ये जो कालीबंगा में मिला है जो आपके कांसे का जो है, कांसे का बेल मिला है। कांसे के बेल की क्या मिली है? अपने प्रतिमा मिली है। तो ये कांसे का बेल भी हमें जो है कौन से सभ्यता के जो है प्रदर्शित कर रहा है विशेषता को? तो कालीबंगा सभ्यता की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ये चीजें जो है, ये चीजें आपको देखनी है इसमें कालीबंगा में। और आज अपने जो है कालीबंगा के आगे की अगर हम चर्चा करें तो अब आज हम कालीबंगा की किसकी चर्चा करने वाले हैं? कालीबंगा स्थल के अंदर अपने जो है कालीबंगा का जो कालक्रम क्या रहा है उस कालक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कालीबंगा के कालक्रम की चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, कालीबंगा के अपने कालक्रम की चर्चा करने वाले हैं। तो कालीबंगा का कालक्रम जो है वो 2350 से लेकर 1750 बीसी रहा है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व रहा है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहा है। कालीबंगा का जो कालक्रम है 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहा है। अर्थात ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म से पहले का जो समय है वो क्या कहलाया? ईसा पूर्व कहलाया। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाया। देखो इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो अगर आपको इसको ज्ञात करना है तो आपको किस तरह से, जैसे मान लो कि ये जो है ये आपकी जो है जीवन रेखा, जैसे मान लो कि पूरी की पूरी आपकी ये जीवन रेखा है। और यहाँ पर जो है इस समय यहाँ पर क्या है कि इस समय यहाँ पर ये 0 ही तारीख है। क्या है? 0 ही है। और यहाँ पर किसका जन्म हुआ है? ईसा मसीहा का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। ईसा मसीहा का क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। अगर इसी में आगे देखें तो जैसे मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, 100 के बाद में 500, 500 के बाद में 1000, 1000 के बाद में जो है 2000, और वर्तमान में क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो यहाँ तक ये 2021 तक आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इससे पूर्व की बात करें तो पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मान लो 10 आ जाएगा, 10 के बाद में यहाँ कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, 50 के बाद में 100, और 100 के बाद में जो है आपके 500 ले लेंगे, 500 के बाद में अपने कितने लेंगे? 1000 लेंगे, 1000 के बाद में अपने यहाँ 2000 लेंगे, 2000 के बाद में आप यहाँ 5000 भी ले सकते हो, क्योंकि जो है ये कालक्रम आप पीछे तो कितना ही लेके जा सकते हो, ईसा पूर्व में इसको कितना ही लेके जा सकते हो। तो जो है ये ईसा मसीहा का जिस दिन जन्म हुआ, इस जन्म से पहले का जो कालक्रम है, इस जन्म के पहले के कालक्रम को हमने क्या नाम दिया है? ईसा पूर्व का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ईसा पूर्व का नाम दिया है। अर्थात इसको आपने क्या नाम दिया है? बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट का नाम दिया है। बीसी बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व कहा जाता था इसको। बीसी बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? ईसवी सन का नाम दिया। क्या नाम दिया है? ईसवी सन का नाम दिया। अर्थात
एडी, एडी मतलब एना डोमिनी, क्या कहा जाता है, एना डोमिनी, अर्थात ये जो है ईसा मसीहा के जन्म से पहले का जो है कालक्रम वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है, और ईसा मसीहा के जन्म के बाद का क्रम जो है वो क्या कहलाता है, ईसवी सन कहलाता है। अर्थात इसमें क्या है, कालक्रम क्या चलता है, उल्टा चलता है, कालक्रम क्या चलता है, उल्टा चलता है, कालक्रम उल्टा चलता है। अर्थात 5000 है, 5000 फिर 4999 फिर 4998, अर्थात 2000 फिर 1000 500 1000 50 10, इस तरह से जो है उल्टा लिखा जाता है। तभी मैंने देखो आपके कालीबंगा सभ्यता का जो कालक्रम है इस तरह से लिखा है 2350 से 1750। अर्थात कालीबंगा जो सभ्यता है, अगर कालीबंगा सभ्यता इसी क्षेत्र के अंदर बात करें तो कहां से कहां तक विकसित हुई है, तो अपने इसी क्षेत्र में अगर कालीबंगा की बात करें तो आपके यहां से 2350 से लेकर कहां तक 1750 तक रही है। अर्थात यहां तक जो है ये कालीबंगा सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता का जो है क्या रहा है, यहां तक कालक्रम रहा है, कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम रहा है। इस बीच में 2350 से 1750 के बीच में कालीबंगा सभ्यता का क्या रहा है, कालक्रम रहा है। अर्थात ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा पूर्व क्या कहलाता है, ईसा मसीहा के जन्म से पहले का समय जो है वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। इस तरह से आपको जो है ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। इसी बीच में जो है अपने कुछ एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो है आप एक कैलेंडर पढ़ते हो, राष्ट्र जो है कैलेंडर का नाम है विक्रम संवत। कौन सा कैलेंडर पढ़ते हो, विक्रम संवत जो कैलेंडर पढ़ते हो वो यहाँ चलाया गया था 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। अर्थात विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो कहाँ चलाया गया, तो वो यहाँ चलाया गया है। कहाँ चलाया गया, यहाँ चलाया गया। तो ये जो चलाया गया था ये किसके द्वारा चलाया गया था, विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। और ये इस ईस्वी सन से यहाँ तक ईस्वी सन से कितने साल आगे चलता है, तो 57 साल आगे चलता है। इस चीज का ध्यान रखना, 57 इसमें क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। अर्थात ईसा मसीहा अर्थात जो जनवरी फरवरी पढ़ते हो उसकी तारीख तो यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो ईस्वी सन बोला जाता है। और कौन सी कैलेंडर के अनुसार है ये, तो ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। किसके, ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है ये। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो जाएगा। और ये जो है 57 साल पीछे चलता है, जो है आगे चलता है। कौन सा संवत है, विक्रम संवत। किसके द्वारा, विक्रमादित्य शासक है उज्जैन का, धारावाही नगरी उज्जैन का शासक रहा है विक्रमादित्य। बड़ वो कैलेंडर चलाया जिसका नाम क्यों, विक्रम संवत चलाया उसने। कौन सा चलाया, विक्रम संवत, जो कैलेंडर किस पर आधारित होता है, चंद्र गणना पर आधारित होता है। चंद्र गणना पर क्या होता है, आधारित होता है। कौन सा संवत है, विक्रम संवत है। विक्रम संवत किस पर आधारित होता है, चंद्र गणना पर आधारित होता है। तो ये आपकी इस तरह से जो है कालीबंगा जो सभ्यता है वो यहाँ पर क्या होती है, पूरी होती है। और अब अपने जो है यहाँ की जो महत्वपूर्ण सभ्यता है, ठीक है, उस सभ्यता की चर्चा करेंगे। अपने यहाँ की महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है, अब दूसरी जो सभ्यता है उसका नाम है, दूसरी जो सभ्यता है उसका नाम है, अपने यहाँ हेडिंग डाल देते हैं दूसरी सभ्यता का, जिसका नाम क्या है, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, ठीक है। और आहड़ जो सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता कहाँ है, तो आहड़ सभ्यता जो है वो कहाँ है, आपके उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता जो है वो कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता जो है वो कौन सी है, आहड़ है। और आहड़ सभ्यता जो है वो कहाँ है, उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता देखो क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। देखो ऊंची ऊंची क्या है, पहाड़ियां बनी हुई है। इन पहाड़ियों को इन्होंने नाम दिया है, कौन सी पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बनी हुई है यहाँ पर, ऊंची ऊंची गोगुंदा की पहाड़ियां। और गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। इस तरह से एक नदी निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक क्या निकलती है, नदी निकलती है। और उस नदी का जो नाम है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है, आयड़ नदी। गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है, आयड़। कौन सी नदी है, आयड़ नदी। आयड़ नदी जो है वो आगे जाकर जो है एक झील में गिरती है जिसका नाम क्या है, उदय सागर झील। कौन सी झील में जाकर गिरती है, उदय सागर झील में जाकर गिरती है। और इसके बाद में जो है उदय सागर झील से जब बाहर निकलती है तो इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, बेड़च नदी हो जाता है। क्या सा नाम पड़ जाता है, बेड़च नदी। और इसी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, आहड़ सभ्यता, जो कहाँ पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। इसके लिए जो आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बना के भी पूछेगा, तो वो किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, वो आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो एक है कैसे बनाएगा कि आहड़ सभ्यता
किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर 1 बेड़च नदी, ऑप्शन नंबर बी आयड़ नदी, ऑप्शन नंबर सी बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी कौन सी नदी? कोठारी नदी। तो अपने आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपने थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो आपकी क्लास बीच में रह गई थी, तो अपने फिर से आगे प्रारंभ करते हैं इसको। तो अपने यहाँ पर जो है आहड़ सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। आहड़ सभ्यता मैंने आपको बताया था कौन से क्षेत्र के अंदर है, तो आहड़ कहाँ है? आहड़ उदयपुर के अंदर है। आहड़ कहाँ है? आहड़ उदयपुर में है। तो इसके बाद में मैंने आपको बताया जो आहड़ सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। और आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद किसका रूप ले लेती है? बेड़च नदी का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? बेड़च का। तो मैंने उसके बाद में आपको बताया, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि आहड़ सभ्यता जो है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आयड़ या बेड़च नदी। लेकिन इसके अंदर बेड़च और आयड़ दोनों ऑप्शन दे दिए, तो आपका कौन सी नदी आ जाएगा? आयड़ नदी आ जाएगा। तो अब इसके बाद में अगर हम आगे की चर्चा करें तो आहड़ सभ्यता की जो खोज है, खोज किसने की थी? तो 1953 ईस्वी में नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास। किसका नाम आता है? अक्षय कीर्ति व्यास ने जो है 1953 में किसकी खोज की है? आहड़ सभ्यता की खोज की है। तो आहड़ सभ्यता खोजकर्ता कौन होगा? अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। इसके बाद में इसका उत्खनन जो कार्य किया गया, उत्खनन कार्य किया गया 1954 से 56 के बीच में। नाम आता है R.C. अग्रवाल का। किसका नाम आता है? R.C. अग्रवाल, अर्थात रतन चंद्र अग्रवाल। किसका नाम आता है? रतन चंद्र अग्रवाल का नाम आता है, जो इनके क्या रहे हैं? उत्खनन करता रहे हैं। क्या रहे हैं? उत्खनन करता रहे हैं। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। अब इसके बाद में इसका पुनः दोबारा उत्खनन किया गया। प्रश्न आया हुआ है कि पुनः से उत्खनन, इसका आहड़ सभ्यता का पुनः उत्खनन, या फिर वह सभ्यता जिसका 2 बार उत्खनन किया गया था। उत्खनन वाली 2 बार बहुत सभ्यताएं हैं, लेकिन ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता पुनः से उत्खनित की गई और उसमें ऑप्शन में इसी सभ्यता, ये एक ही सभ्यता का नाम दिया हुआ था जो 2 बार उत्खनित हुई थी। तो इसका पुनः उत्खनन भी किया गया था। तो पुनः उत्खनन करने में नाम आता है आपके V.N. मिश्र का, 1961-62 के आसपास की बात है। और दूसरा नाम आता है H.D. सांकलिया का। एक का तो नाम आता है V.N. मिश्र का, और दूसरे कौन थे? H.D. सांकलिया, अर्थात वीरेंद्र नाथ मिश्र, और दूसरे हैं हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। धीरजलाल सांकलिया, क्या नाम आता है? हंसमुख धीरजलाल सांकलिया नाम आता है। ठीक है। ये इसके क्या है? पुनः से उत्खनन करता थे। किसके? आहड़ सभ्यता के। ठीक है। आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपने इसमें आहड़ सभ्यता में अन्य नाम, या फिर अपने चर्चा करेंगे इसी सभ्यता का उपनाम। इसी सभ्यता में नाम आता है अन्य नाम, या फिर चर्चा करेंगे अपने उपनाम की। तो इसमें अगर अन्य नाम या उपनाम में हम देखें, तो अन्य नाम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता है आपके कि इसी सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाता है। अघाटपुर, लगभग प्राचीन समय की बात है, अघाटपुर के नाम से जाना जाता है इसी सभ्यता को। इसी सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी मतलब तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, ताम्र उद्योग मिला है, तांबे के विशेष उपकरण यहां से मिलने के कारण इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता पर यहां पर धूलकोट टीले की क्या की गई है? खुदाई की गई है। तो अर्थात इसे धूलकोट टीले के नाम से भी जाना जाता है। कौन से टीले के नाम से? धूलकोट टीले के नाम से जाना जाता है। तो अघाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता है? तो कौन सी है? तो आहड़ सभ्यता। यहां पर एक बड़ा शानदार क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैं आपके लिए प्रश्न की व्यवस्था भी कर देता हूं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया? तो आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से आहड़ नहीं है। निम्न में से आहड़ नहीं है। तो जिसमें पहला ऑप्शन उन्होंने दिया आहड़ नहीं है, पहला ऑप्शन दिया उन्होंने अघाटपुर, दूसरा ऑप्शन दिया ताम्रवती नगरी। कौन सी नगरी? ताम्रवती नगरी। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया
नगरी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया धूलकोट। कौन सा कोट है? धूलकोट। अर्थात अघाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट, इस तरह से उन्होंने जो है ऑप्शन में दे दिए, चारों ऑप्शन में दे दिए। तो ऐसी स्थिति में नगरी कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो आपके लिए इसका आंसर क्या रह जाएगा? नगरी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? नगरी आंसर रह जाएगा। तो इस तरह से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि निम्न में से आहार नहीं है तो नगरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर हम अन्य उपनाम की बात करें, अन्य उपनाम की चर्चा करें, तो उपनामों में इसके आ जाता है उपनाम। तो उपनाम की चर्चा करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है ना, ये मैंने आपको जो नदी बताई थी ना, कौन सी नदी? ये जो आयड़ या बेडच नदी, ये क्या है कि यहाँ पर बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास। उस बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। कौन सी की? बनास नदी की सहायक नदी है। तो अर्थात बनास संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है इसे। बनास संस्कृति की क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। किसको? आर्य सभ्यता को। यहाँ महासतिया नामक स्थान से जो है वो भी खुदाई हुई थी, धूलकोट से और महासतिया से। और इसे जो है मेवाड़ महाराणाओं का क्या कहा जाता है? शमशान घाट कहा जाता है। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट कहा जाता है। और तीसरी बात, इसे क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला कहा जाता है। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट, मुर्दों का टीला और बनास संस्कृति की सभ्यता के उपनाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो आहड़ सभ्यता को। मुर्दों का टीला क्योंकि मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट था। लगभग जो है इसे जो है ये तीन जो मुख्यतः इसके उपनाम है, इनसे जाना जाता है। मुर्दों का टीला अगर भारत में पूछे, नोट भारत में, ठीक है, या फिर ऐसे नाम दे दें सिंधु घाटी सभ्यता में मुर्दों का टीला उपनाम है। तो आपके इसमें ऐसी स्थिति में आपके आंसर रह जाएगा, क्या आंसर रह जाएगा? तो आंसर रह जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। कहां पर है ये? पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे जो है आंसर करना है कि क्या प्रश्न पूछा गया है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुर्दों का टीला उपनाम है, तो मोहनजोदड़ो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या नाम आ जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसके बाद में यहां पर बात करें तो यहां पर लगभग जो है 8 बार बसने और 9 बार उजड़ने के प्रमाण मिले। भाई कोई भी बस्ती जो है उस बस्ती के 8 स्तर मिले यहाँ पर, और 9 बार बसने के, 8 बार बसने के और 9 बार उजड़ने के प्रमाण मिले इस बस्ती में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कालीबंगा में 5 स्तर थे ना, वैसे यहाँ 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। और जो भी वहां पर उपकरण मिले, उपकरणों के आधार पर उसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो ये भी आधार इसके लिए बन जाएगा, ठीक है। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सभ्यता की कुछ मुख्य विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी है। तो कालीबंगा सभ्यता के बिल्कुल विपरीत हो जाएगी यह सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बिल्कुल विपरीत सभ्यता है। अर्थात अगर हम इसमें पहली विशेषता की बात करें तो सबसे पहली ध्यान रखना, वो कालीबंगा कांस्य युगीन थी। कालीबंगा कांस्य युगीन थी, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ताम्र युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? ताम्र युगीन सभ्यता है। वो कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तो वो जो है वो मातृस्थात्मक सभ्यता थी, लेकिन ये सभ्यता कौन सी है? पितृस्थात्मक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? पितृस्थात्मक सभ्यता है, ठीक है। वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। कालीबंगा कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 45 फीट जो है लंबे भवन का मिलना किसको प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर कोई न कोई कौन सा परिवार रहता होगा? संयुक्त परिवार रहता होगा। और उसमें जो भोजन जीमने का जो टेबल होता है ना, वो भी वहां से मिला है। क्या मिला है? कि भोजन जीमने का टेबल जो है वो भी वहां से मिला है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, तो इस बड़े भवन के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं इसके अलावा यहाँ 70 नोट लगा के लिख रहा हूं, 79 प्रकार के क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। 79 प्रकार के तांबे के उपकरण मिले। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सभ्यता लोहे युग में क्या कर चुकी थी? प्रवेश कर चुकी थी। मैंने आपको बताया था
ईस्वी सन और ईसा पूर्व के बारे में बताया था। तो ईस्वी सन और ईसा पूर्व के बारे में बताया था। तो अगर हम इसके थोड़ा सा कालक्रम का अनुमान लगाएं तो इसका कालक्रम क्या रहा होगा, तो इसके कालक्रम का अगर हम अनुमान लगाएं तो कालक्रम लगभग जो है RC14 जो है वो इसका कालक्रम, रेडियो कार्बन पत्ती 14 जो है इसका कालक्रम लिखती है 2000 से लेकर 1200 BC मतलब ईसा पूर्व। तो आप इस आधार पर कह सकते हो कि ये लगभग आज से 4000 साल पुरानी सभ्यता। RS 1998 में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी सभ्यता आज से 4000 वर्ष पुरानी है। कितना साल पुरानी? 4000 साल पुरानी। कितना साल है? 4000 साल पुरानी है। तो ये चीज जो है, ये कालक्रम RC14 जो है ये डिसाइड। गोपीनाथ शर्मा ने इसका अलग कालक्रम बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने, GS गोपीनाथ शर्मा ने इसका कालक्रम जो बताया है वो बताया है 1900 से लेकर 1200 BC ईसा पूर्व। ठीक है, 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व भी इसका कालक्रम जो है वो माना गया है। तो कोई बड़ी बात है नहीं है इसमें भी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सभ्यता में, तो इस सभ्यता में जो संयुक्त फैमिली है, संयुक्त परिवार है, इस संयुक्त परिवार होने के क्या क्या साक्ष्य हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो 45 फीट लंबे भवन का मिलना, तो ये तो कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हुए, ये तो भाई कहीं से भी मिल सकते हैं। ठीक है, इतने लंबे भवन का मिलना। इसके अलावा जो है इसमें क्या है कि इसके अलावा इसकी अगर हम विशेषताओं में बात करें तो यहां पर एक घर में क्या मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। एक घर में कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। और कुछ घरों में 2 से 3 चूल्हे मिले हैं। कुछ घरों में 2 से 3 चूल्हे मिले हैं। अर्थात ये क्या कह सकते हैं कि ये प्रमाण है हमारे पास कि यहाँ पर संयुक्त परिवार था। इसके अलावा ठीक है, यहाँ से 2 मुँह वाला चूल्हा मिला है। 2 मुँह वाला चूल्हा मिला है। इसके अलावा वहां पर और क्या मिला है? सिलबट्टा भी मिला है। ध्यान रखना, सिलबट्टा भी मिला है। और इसके अलावा आटा पीसने की क्या मिली है? चक्की मिली है। आटा पीसने की क्या मिली है? चक्की मिली है। तो ये संयुक्त परिवार है। 45 फीट लंबे भवन का मिलना, एक घर में 6 चूल्हे मिलना, कुछ 2 से 3 चूल्हे मिले हैं और 2 मुँह वाले चूल्हा प्लस सिलबट्टा भी मिला है, आटा पीसने की चक्की भी मिली है। ये जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक बार प्रश्न पूछा गया था। मैं आपसे प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेता हूं भी। प्रश्न कैसे पूछा गया था तो मैं प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेता हूं। देखो, क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन आया था। यहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि 2 मुँह के चूल्हे के साथ सिलबट्टा व पेन के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 2 मुँह के चूल्हे के साथ साथ सिलबट्टा व पेन के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो उन्होंने आंसर माना था वो आंसर माना था, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। जैसे ऑप्शन उन्होंने कालीबंगा के साथ साथ उनका जो है दूसरा जो है वो नाम आ जाता है पीलीबंगा। तीसरा उसमें नाम आ जाता है आपके बेरार सभ्यता। और चौथा जो उन्होंने ऑप्शन दिया वो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कौन से का? आहड़ सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का। तो 2 मुँह के चूल्हे के साथ साथ सिलबट्टा व पेन के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं। तो इसमें जो आपके आंसर रह जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा है उसका आंसर क्या रह जाएगा? आहड़ रह जाएगा। क्या आंसर आएगा? आहड़ आंसर आएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आप विशेषता ध्यान रखना। और इसके अलावा जो है अपने यहाँ पर और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या विशेषता मिली है कि एक बिना हत्थे का क्या मिला है? जलपात्र मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र मानते हो? बिना हत्थे का जलपात्र देखा हुआ है? बिना हत्थे का जलपात्र, अरे जिसको अपने क्या बोलते हैं? लोटा बोलते हैं। ठीक है, बिना हत्थे का क्या मिला है? यहां से जलपात्र मिला है। बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, अर्थात इसको आप क्या कह सकते हो? लोटा कह सकते हो। ठीक है, और ऐसा ही जलपात्र हमें कहां से मिला है? ऐसा ही जलपात्र बलूचिस्तान पाकिस्तान प्लस इसके अलावा ऐसा ही जलपात्र हमें जो है वो कहां से मिला है? ईरान से मिला है। अर्थात हम कह सकते हैं इनके साथ हमारा किसी न किसी सामाजिक या व्यापारिक संबंध रहा होगा। ठीक है,
और इसके अलावा जो है हमें यहाँ से और क्या प्राप्त हुए हैं, तो इसके अलावा हमें आहर सभ्यता से बहुत बड़े विशाल क्या मिले हैं, मृद भांड मिले। चलो मृद भांड से पहले अपने इसकी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से हमें छह प्रकार की या 6 मुद्राएं मिली है। क्या मिली हैं? 6 मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें मिली है। 6 मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें मिली है। और ये जो 6 मुद्राएं हैं इसमें जो एक मुद्रा है, एक मुद्रा जो है, एक मुद्रा इस तरह से मान लो कि ये मुद्रा है और इस मुद्रा पर एक साइड के अंदर जो है यूनानी देवता अपोलो की फोटो है। एक साइड में यूनानी देवता किसकी है? अपोलो की क्या है? फोटो है, जिसके तरकस तुणीर जो पीछे बाण रखने के लिए होता है ना, और इसके साथ साथ इसके हाथ में क्या है? तीर है। और दूसरी साइड में किसका चित्र है उस मुद्रा के? तो त्रिशूल का चित्र है। तो ये यूनानी देवता कौन हो गए? अपोलो। यूनानी देवता अपोलो का चित्र है, अर्थात तो वहां यूनानियों की मुद्राएं मिलना हमारे साथ व्यापारिक संबंध को भी दर्शाता है। और इस तरह से जो है सिक्के के कॉर्नर पर यूनानी लिपि लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इस तरह से सिक्का जो मिला है, सिक्के के कॉर्नर पर क्या लिखी हुई है? यूनानी लिपि लिखी हुई है। यूनानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो हमें आहर से 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं, जिसमें एक यूनानी देवता अपोलो का चित्र है और दूसरे पर क्या है? किसका चित्र बताया जा रहा है? त्रिशूल का चित्र बताया जाता है। मुद्रा के इस साइड में भाई, एक साइड में ये और दूसरी साइड में इस तरह से जो है चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहां पर हमें विशाल मात्रा में विशाल क्या मिले हैं? विशाल मृद भांड मिले हैं, बहुत बड़े मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मैं आपको बता चुका हूं, मिट्टी से बने हुए बर्तन मिले हैं यहां से। और जो यहां पर बर्तन मिले, देखो पहले अपने देखते हैं कि यहां पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो है ये मृद भांड है। ये क्या है? मृद भांड है, जो कि हमें कहां से प्राप्त हुआ है? ये मृद भांड हमें कहां से प्राप्त हुआ है? आहर से प्राप्त हुआ है। और आहर से मिले मृद भांडों को इन्होंने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? गोरे सोहरी, या क्या कहा जाता है इनको? कोट कहा जाता है। गोरे सोहरी या कोट कहा जाता है। ये पटवारी सन 2011 का प्रश्न भी है कि गोरे सोहरी या कोट इनके नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो विशाल मृद भांड जो है कहां से मिले हैं? आहर से प्राप्त हुए हैं। आहर से मिले मृद भांड का चित्र, आहर से मिले मृद भांड का चित्र। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? यहां पर देखो ये 4 से 9 तक इसकी हाइट भी लिखी गई है। तो आहर से मिले जो है मृद भांड का जो चित्र है वो आपके सामने है। यहां से हमें क्या मिला है? विशाल मृद भांड के साक्ष्य मिले, जिसे गोरे सोहरी या कोट कहा जाता है। इसके अलावा हमें यहां से और अगर हम विशेषताएं देखें तो यहां से हमें लकड़ी का बना क्या प्राप्त हुआ है? ठप्पा प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ पर लकड़ी का बना क्या मिला है? ठप्पा मिला है। कहां पर मिला है? लकड़ी से बना ठप्पा हमें कहां से मिला है? तो इसी सभ्यता से, आहर सभ्यता से बना है। ठप्पा मतलब मोहर ही होती है। ठप्पा क्या होती है? मोहर ही होती है। ये भी हमें कहां से मिली है? यहां से मिली है, आहर सभ्यता से मिली है। आहर सभ्यता से हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। तांबा गलाने की हमें क्या मिली है? भट्टियों के साक्ष्य मिले। तांबा गलाने की भट्टी मिली है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा उद्योग प्रचलित था? तो ताम्र उद्योग प्रचलित था, अर्थात ताम्रवती नगरी यही है। तांबा गलाने की भट्टियों के साक्ष्य ताम्र उद्योग अर्थात कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? हमें आहर सभ्यता से मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टियां, ताम्र उद्योग आहर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले हैं। 4 मानव मृण मूर्तियां भी मिली है, मृण मूर्तियां भी मिली है। ठीक है, एक खंडित नारी की मूर्ति भी है। नारी की मूर्ति भी मिली है। इस नारी की जो खंडित मूर्ति मिली है, इस नारी की खंडित मूर्ति जो है ऐसा बताया जा रहा है कि ये लहंगा पहने हुए है। तो लिंगोपेरिडी नारी की खंडित मूर्ति जो है हमें कहां से मिली है? तो नारी की खंडित मूर्ति हमें कहां से मिली है? आहर सभ्यता से मिली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ आहर सभ्यता से और क्या प्राप्त हुआ है? तो आहर सभ्यता से हमें ध्यान रखना, आहर सभ्यता से इसके अलावा हमें यहां से जो बेल मिले हैं ना, बेल, आहर सभ्यता के जो बेल मिले हैं, बेल की जो मूर्तियां मिली है, वैसे बेल नहीं मिले है। ठीक है, बेल जानो नहीं, बेल गागो गराड़ो बेल, वो जो मिली हैं वो जो है वो कहाँ से मिले? यहाँ से। और यहाँ से आहर से मिले बेल जो हैं उनको बनासियन बुल की संज्ञा दी है।
क्या कहा है उन्हें, बनासियन बुल की संज्ञा दी है। ये चीज विशेष है, विशेष वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। बनासियन बुल की संज्ञा दी है जो यहाँ से मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से जो है कुछ दीपक भी मिले हैं जो इनकी किसके भावना को प्रदर्शित करते हैं, धार्मिक भावना को प्रदर्शित करते हैं। दीपक भी मिले, दीपक दिया, दिया दीपावली का टेम है जी, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ से जो है ये जो है जो खाद्य सामग्री के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में जो प्रयोग करते थे उसमें नाम आता है जवार प्लस चावल का। खाद्य सामग्री के रूप में जिस चीज का प्रयोग करते थे वो क्या कहलाती है, जवार व चावल कहलाती है। जिसका ये किस रूप में प्रयोग करते थे, खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, जवार व चावल। और पालतू जानवर के रूप में, पालतू जानवर जो है यहाँ पर वो मिला है जिसका नाम है सवान। सवान अर्थात कुत्ता, कुत्ता अर्थात गंडक, ठीक है। बिया अपनी भाषा में वो नाम भी बिगाड़ दे आप, कोई बड़ी बात को नहीं, थार समझ में तो आने ला रहे नहीं, मैं क्या कहने ला रही हूँ, ठीक है। पालतू जानवर के रूप में सवान, कुत्ता या गंडक के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें जो है यहाँ से कुछ पद्धतियां मिली है। जैसे मान लो यहाँ पर एक तो टेराकोटा पद्धति प्रचलित थी। टेराकोटा पद्धति, कौन सी पद्धति प्रचलित थी, टेराकोटा पद्धति प्रचलित थी। अर्थात टेराकोटा पद्धति क्या होती है, तो टेराकोटा पद्धति आग के जरिए मिट्टी से बने बर्तन या मिट्टी के बर्तनों को, छोटे छोटे जो मूर्तियां हैं, बर्तन हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, मूर्तियां बात करें तो यहाँ पर मिट्टी की जो है मूर्तियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इनको आग के जरिए जो है वो आग के जरिए मिट्टी की मूर्तियों को पकाना, आग के जरिए मिट्टी की मूर्तियों को पकाना कौन सी पद्धति कहलाती है, टेराकोटा, ठीक है। आग कुम्हारा ना करे हुए भी ध्यान रखियो, ठीक है। बर्तन बनाते हैं ना जो, ठीक है, इस तरह से बड़े बड़े बर्तन बनाकर जो है इस टाइप से गिलास से बनाते हैं और उस पर जो है इस तरह से जो मटका होता है उस मटके को जो है उल्टा रख कर जो है इसको पकाते हैं फिर इस तरह से, ठीक है। 2-3 दिन तक ये पकता रहता है। दूसरी जो यहाँ पर विधि मिली है, दूसरी जो विधि मिली है वो भी ध्यान रखना, यहाँ पर जो है दूसरी विधि मिली है वो मिली है यहाँ पर चक्रकूप पद्धति। कौन सी, चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आहट से प्राप्त हुए हैं। चक्रकूप पद्धति क्या होती है कि जैसे मान लो एक मटका है, ठीक है, ये मटका है, फिर एक मटका है इस तरह से, ठीक है, और फिर एक मटका है और फिर एक मटका और बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, जल निकासी की प्रणाली थी ये चक्रकूप पद्धति में, आपको बता देता हूं। इसमें क्या भर देते थे, ये बहुत सारी मिट्टी भर देते, क्या भर देते, मिट्टी भर देते। तो घरों की नालियों का जो गंदा पानी है वो पहले जो है ये खड्डा खड्डा खोदते, बाहर खड्डे में जो है मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रख देते और घरों की नालियों का जो गंदा पानी है वो इसके माध्यम से जो है इनमें आता, ठीक है, नालियों के माध्यम से इसमें आता। तो पहला मटका जितनी मिट्टी होती या तो उस पानी को यहीं सोख लेती, नहीं तो यहाँ पर छेद किया होता था, छेद के जरिए वो अगले मटके में चला जाता, फिर छेद किया होता तो उसके जरिए अगले मटके में, फिर छेद किया होता उसके जरिए अगले मटके में चला जाता था और इसमें छेद होता। अर्थात इसी विधि के द्वारा जो है वो इस तरह से पानी को वापस जमीन के अंदर जो है वो पहुंचा देते थे। तो ये आहट सभ्यता में प्रचलित कौन सी पद्धति थी, चक्रकूप पद्धति थी। तो ध्यान रखना, 2 पद्धतियां मैंने आपको बता दी, एक तो टेराकोटा बता दी, दूसरी कौन सी है, यहाँ पर चक्रकूप पद्धति प्रचलित थी, ठीक है। इसी के साथ ही आपके जो आहट सभ्यता है उस आहट सभ्यता का क्या होता है, समापन होता है। और अपने आज जो तीसरी महत्वपूर्ण सभ्यता है उस सभ्यता की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। देखो गणेश्वर सभ्यता जी की बात सिक्कर के अंदर है, कांतली नदी के किनारे है, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता के जननी है, मतलब अठा तांबा बोलो सारो मिलियो, बढ़िया तांबो मिलियो, इन वास्ते पूरा तत्व को पुष्कर भी है। अठा सिर फोड़ने खातर ईंट वगैरह कौन मिली, तो क्योंकि ईंट कई बार की है कई सिर पक्का हुआ है तो बा ईंट फूट जिए, तो इन वास्ते अठके मिले, बाटा मिले, ठीक है। क्योंकि भी वो अठे का जिका लोग है बांगा गण मजबूत हो इन वास्ते अठे के बाटा मतलब पत्थर मिले। यहाँ पर ईंटें नहीं मिली है, ईंटें नहीं तो कच्ची है नहीं पक्की है। कालीबंगा में हमने पढ़ा था कच्ची पक्की ईंट है, लेकिन आहड़ में कौन सी ईंटें मिली है, कच्ची ईंट मिली है। आहड़ में कच्ची ईंट है, लेकिन गणेश्वर के अंदर ना ही तो कच्ची है ना ही पक्की है, ठीक है, और ना ही कच्ची पक्की है। तो यहाँ से क्या मिले हैं, पत्थर। और तांबे, ताम्रयुगीन सभ्यता है, यहाँ से तांबा गलाने की जो है एक तरह तांबा जो है वो तांबा उससे बनी हुई बहुत सारी उपकरण जो है हमें यहाँ से गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। तो अपने गणेश्वर सभ्यता को पढ़ते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता है कहाँ, तो गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना कहाँ है, सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना सीकर में है।
तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ होगी, नीम का थाना सीकर में होगी। अब इसके बाद में जो है आपने देखना है कि ये गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। तो गणेश्वर सभ्यता एक नदी है जिसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से, खंडेला की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है, कांतली नदी, जो कि एक मौसमी नदी भी है। अर्थात ये जो है आंतरिक जल प्रवाह की, पूर्ण रूप से आंतरिक जल प्रवाह की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई मात्र 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। और सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। इसके अलावा अगर हम गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज जो है, खोज अगर बात करें, खोज का उत्खनन का कार्य जो है 1971 के आसपास ही कर दिया गया था। किसके द्वारा, RC अग्रवाल के द्वारा। इसके बाद में इनके सहयोगी रहे RC रतन चंद्र अग्रवाल। इनके जो सहयोगी रहे थे उनका नाम भी मैंने आपको बताया था, VN मिश्र भी रहे थे और विजय कुमार भी रहे थे। कौन रहे थे, विजय कुमार भी रहे थे। इनके सहयोगी बाद में जो है उत्खनन करने में कार्य में जो है VN मिश्र है, विजय कुमार भी रहे थे। और कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, जो कि कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। नीम का थाना कहाँ है, सीकर के अंदर है। नीम का थाना सीकर के अंदर है। ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा जो है अगर हम इसी की सभ्यता की आगे चर्चा करें तो इस सभ्यता की विशेषताएं जो है, विशेषताएं तो थोड़ी बहुत तो उसी के समान ही रह जाएगी। किसके समान है कि एक तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। ध्यान रखना, यहां से हड़प्पा से पूर्व के साक्ष्य भी मिले हैं। ताम्रकालीन तो है ही है और हड़प्पा से पूर्व के साक्ष्य यहां से मिले। ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसे ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। इसे जो है पितृस्थात्मक भी कहा जाता है। वो सेम उसकी जैसी विशेषता हो जाएगी, आहड़ के जैसी। और यहाँ पर भी कैसा परिवार मिला है, संयुक्त परिवार मिला है। कैसा परिवार मिला है, संयुक्त परिवार। अब अपने इस सभ्यता के जो उपनाम की चर्चा करते हैं। अभी इस सभ्यता के उपनाम क्या क्या रहे हैं, उपनाम। तो इस सभ्यता के हम उपनाम की चर्चा करें तो उपनाम में सबसे पहले आ जाएगा कि इसे क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पहली विशेषता तो यह ध्यान रखना, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो पुरातत्व का पुष्कर। इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, जो नीम का थाना सीकर से मिली है। पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन समय 99% शुद्ध तांबा मिला है। 99% शुद्ध तांबा मिलने के कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा गया है। इसके अलावा इस सभ्यता को और अन्य किस उपनाम से जाना जाता है, तो इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो है वो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना सीकर जो है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो यहां पर ध्यान रखना, ईंटें नहीं मिली, ईंटें नहीं मिली है। तो यहां पर क्या मिली है, तो ध्यान रखना, यहां से पत्थर से बने हुए मकान मिले हैं। इसके अलावा हमें यहां से पत्थर से बना बांध मिला है। पत्थर से बने मकान मिले हैं और इसके अलावा पत्थर से बना हमें क्या मिला है, बांध के साक्ष्य भी हमें कौन सी सभ्यता से मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। कौन सी सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, ताम्रयुगीन है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता, तो अगर हम यहाँ पर विशेषताओं का देखें तो तांबे के क्या मिले हमें, यहाँ से बहुत सारे उपकरण मिले हैं। ठीक है, और तांबे का फरसा मिला है, तांबे का फरसा मिला है। फरसा जानते हो ना, फरसा इस तरह से बना होता है, जैसे परशुराम जी के पास था, इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, वो जो तांबे का फरसा बना होता है ये इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है, ये तांबे का फरसा जो है हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तांबे का फरसा मिला है हमें कौन सी सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से तांबे का फरसा मिला है। इसके अलावा हमें यहां से तांबे की बनी बहुत सारे बाणागर मिले हैं। बाणागर, तांबे से बने बहुत सारे हमें क्या मिले हैं, बाणागर। बाणागर का मतलब तीर जानते हो ना, तीर देखे होंगे, तीर। ठीक है, तीर जो है बाण, ये हमें बहुत सारे क्या मिले हैं, तांबे के बने बाणागर। इसके अलावा हमें यहाँ से तांबे से बनी पिन मिली है, तांबे से बनी पिन मिली है। और जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है वो वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता कि यहाँ पर हमें तांबे से बने मछली पकड़ने के क्या मिले हैं,
कांटे मिले हैं। कांटे, मछली पकड़ने के कांटे जानते हो ना, वो कांटे हमें यहाँ से मिले हैं। लगभग कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो लगभग 400 कांटे हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे से बने मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता से? गणेश्वर से। अर्थात ये क्या थे? शाकाहारी के साथ साथ ये क्या थे? मांसाहारी भी थे। क्या थे? मांसाहारी भी थे। तो ये जो है इसी के साथ ही आपकी गणेश्वर सभ्यता भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। मैंने आपको बताया नीम का थाना सीकर है। नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी खोज 1971, आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्र और इसके बाद में सहयोगी विजय कुमार भी रहे थे। विशेषता ताम्रयुगीन सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, पितृतात्मक परिवार है, संयुक्त परिवार है, उपनाम पुरातत्व का पुष्कर, 99% शुद्ध तांबा मिला है यहाँ से। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है ये। और ईंटें नहीं मिली है तो पत्थर से बने हुए मकान और बांध मिले हैं। ताम्रयुगीन में तांबे के उपकरण, तांबे का फरसा, तांबे से बनी हुई बाणागर है, तांबे से बनी पिन मिली है, तांबे के बने जो है मछली पकड़ने के क्या मिले हैं? कांटे मिले हैं। कितने? लगभग 400। शाकाहारी के साथ साथ ये क्या थे? मांसाहारी थे। और इसका अगर हम थोड़ा सा कालक्रम की बात करें तो कालक्रम भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सभ्यता का कालक्रम लगभग कितना माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। इस सभ्यता का कालक्रम कितना माना जाता है? 2800 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी के साथ ही अपने आज की क्लास का यही समापन करते हैं। कल अपने एक नई सभ्यता के साथ उपस्थित होंगे जिसका नाम है बेरार सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।